ओके गाइस, अब AKU का 2012 का पेपर करेंगे हम। ठीक है, 2012 का पास पेपर करेंगे और हम ये फिजिक्स का। So let's get started. Molar specific heat of monoatomic gas at constant volume is this much. What will be the molar specific heat at constant pressure? अच्छा, तो Cp आपसे पूछ रहे हैं, Cv आपको गिवन है, तो Cp माइनस Cv R के इक्वल होता है, ये तो आपको पता है, R गैस कांस्टेंट है। Cp आपको निकालना है, जो कि R प्लस Cv के इक्वल हो जाएगा, R प्लस 3/2R हो जाएगा। इसको आप एलसीएम निकाल लें, 2R plus 3R equals 5R/2 या 5/2R, इसका आंसर होगा बी। What should be the velocity of electrons if a beam of electron is moving undeflected through magnetic field, where the value of electric and magnetic field is this and this taken respectively? अच्छा भाई, मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू दी हुई है, ये क्रॉस फील्ड्स की एग्जांपल है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्रेट जाना है, तो स्ट्रेट जाने के लिए क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ई क्यू, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बी क्यू वी। क्यू क्यू कैंसिल, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई अपॉन बी। ई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि 10⁻³ है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, 2 मिली टेस्ला है, मिली 10⁻³ अच्छा, -3 को ऊपर ले जाओ, 10⁻³ प्लस 3 हो जाएगा, 10⁻6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, ये मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5, फिर ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ बी आंसर इसका। 73. Sum of quantities B multiplied by delta L for all path elements into which the complete loop has been divided is mu times then equals to mu times then the total current enclosed by the loop is called, well, ये जो है ना, ये लॉ आपकी पंजाब बोर्ड की बुक में लिखा हुआ एम्पेयर्स लॉ के नाम से। ठीक है, कि सम ऑफ सारी क्वांटिटीज मतलब बी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल अगर आप ले लें, उन सबको सम कर दें, तो फिर वो सारे इक्वल होंगे आपके म्यू के। ठीक है, पाथ एलिमेंट्स बेसिकली, ये इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप बुक से पढ़ लीजिएगा ये। ठीक है, बस ये एक एम्पेयर्स लॉ, वैसे इसकी कभी कैलकुलेशन नहीं आती, इसकी स्टेटमेंट ही आती है जब भी आती है। ठीक है, नम्स में भी और यहाँ भी। Now the factor on which both kinetic and potential energies depend, kinetic energy potential energy के फॉर्मूला में, kinetic energy का फॉर्मूला हाफ mv², potential energy का फॉर्मूला mgh, दोनों में m आ रहा है। m क्या चीज़ है, m मास है। By using head to tail method the given vector diagram shows, अच्छा भाई, इस वेक्टर डायग्राम में ये आर आपको रिजल्टेंट शो कर रहा है। अब ये आपको अगर गौर से देखें तो ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, या फिर ए प्लस बी के होने के बाद ये वेक्टर बन रहा है, ए प्लस बी ब्रैकेट्स में, उनको अगर आप सी के साथ ऐड करें तब भी आर आ रहा है आपके पास, या फिर अगर आप ए को बी प्लस सी के साथ ऐड करें तब भी आपके पास आर आ रहा है। तो मतलब या तो आप ए प्लस बी को पहले ऐड करके एक वेक्टर निकाल लें, ठीक है, ये वाला, और उसको आप सी के साथ ऐड कर दें तब भी आपके पास आर ही आएगा, या फिर आप बी प्लस सी को पहले ऐड कर दें, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, उसको आप ए के साथ ऐड कर दें तब भी आपके पास आर ही आएगा। तो चाहे आप ए और बी को पहले कंबाइन करके एक वेक्टर बना के सी के साथ ऐड करें, या बी और सी को कंबाइन करके ए के साथ ऐड करें, आपके पास रिजल्ट हमेशा क्या आना है, सेम आना है। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन की। ठीक है, चाहे आप एक वेक्टर को दूसरे के साथ ऐड करके तीसरे के साथ ऐड करें, या फिर दूसरे और तीसरे को ऐड करके एक वेक्टर बना के पहले वाले के साथ ऐड करें, रिजल्ट सेम ही आना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की नहीं। ठीक है, object of 25 kg is dropped on an elastic spring which compresses it by 4.9 centimeters. What will be the force constant of the spring? भाई स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहे हैं, हुक्स लॉ अगर आपको याद है, F इज इक्वल टू के एक्स होता है, K इज इक्वल टू F अपॉन एक्स होता है। फोर्स की वैल्यू क्या है भाई, अच्छा ये 25 kg फोर्स नहीं है, 25 kg मास है। मास को आपने kg में कन्वर्ट करना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, mg होती है, F इज इक्वल टू mg, या W इज इक्वल टू mg। m क्या है 25, g क्या है 9.81। अच्छा, मैं यूजुअली कहता हूँ कि 10 लेना, इस एग्जांपल में आप 10 की जगह 9.81 लेना ज़्यादा आसान होगा। रीज़न, वेल 9.8 को जब आप डिवाइड करेंगे x की वैल्यू जो कि 4.9 है, तो सेंटीमीटर को मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि आंसर में देखें सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। तो अब 4.9 1 जा 4.9 2 जा 9.8 आता है। ठीक है, तो ये 50 आ गया। वरना अगर आप 10 से भी करेंगे तो भी कोई, फिर आप इसको 5 कर दीजिएगा तो 50 आंसर है इसका। ठीक है, थर्ड वाला, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रिंग
विल बी, अच्छा ये स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव की स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें, एंड बेसिकली ये दो नोड्स के बीच में एक लूप बन रहा है। तो लूप एक नोड से नोड का डिस्टेंस कितना होता है भाई, लैम्डा बाय 2 का होता है। लैम्डा बाय 2 की लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, ये 50 के इक्वल हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इसमें आंसर है आपका डी। ठीक है 78, the given diagram shows a junction of 5 resistors, the potential difference across R will be, अच्छा R ये वाला रेजिस्टर है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपसे कंफर्म कर दूं, ये इन्होंने ये एरो का बड़ा कंफ्यूजिंग बनाया है। अगर आप ये एरो अज्यूम करते हैं कि ये पहले वाले इस रो का है ना, तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो इनमें से किसी का भी नहीं होगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये एरो जो है ये ऊपर वाली ब्रांच का है। ठीक है 1 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 1 एम्पियर नीचे आ रहा है। अगर आपको किरचॉफ्स रूल याद है तो किरचॉफ्स रूल क्या कहता था भाई, जो करंट एंटर कर रहा है जंक्शन में और जो लीव करेगा वो दोनों इक्वल ही होंगे। टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है वो 2.3 प्लस 1.7 कितना हो जाएगा, ये 0, 1 ऊपर गया 4 हो गया 4.0, 4.0 एम्पियर एंटर कर रहा है। कितना लीव कर रहा है 1 एम्पियर ऊपर 1 एम्पियर नीचे। बीच वाली ब्रांच से कितना एम्पियर जा रहा होगा 2 एम्पियर। ठीक है 2 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है। अच्छा इसकी रेजिस्टेंस पूछी है इन्होंने। रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो आप ये ऊपर वाली ब्रांच को अगर आप देखेंगे, ये 4 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर करंट है, तो इसमें वोल्टेज कितना जा रहा है, वोल्टेज जो है वो 4 into 1 हो जाएगा, मतलब 4 वोल्ट हो जाएगा, राइट 4 वोल्ट। जो इस वाली ब्रांच का वोल्टेज होगा वही इस वाली ब्रांच का भी होगा और इस वाली ब्रांच का भी होगा, क्योंकि तीनों ब्रांचेस पैरेलल में लगी हुई हैं। ठीक है तो 4 वोल्ट ही इसका आंसर है। व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिए इन्होंने, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा गैल्वानोमीटर में तो फिर वैल्यू ऑफ रेजिस्टर पी क्या होगी। इस केस में बेसिकली हम वो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगा देते हैं जब गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब यहाँ और यहाँ पोटेंशियल इक्वल है, मतलब इन दोनों के इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है। वो पूरी डेरिवेशन भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगा लें, R1/R2 इक्वल्स R3/R4। सो P और 20 का रेशियो सेम होगा, किसके P और 20 को आप डिवाइड करेंगे तो ये 10/5 के इक्वल होगा। ठीक है 5 2 जा, P की वैल्यू क्या आ गई भाई 20 आ गई, सॉरी 20 टाइम्स 2 40 आ गई, 40 ओम्स डेल्टा आंसर इसका। अच्छा भाई ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ गया। ट्रांसफार्मर इज 1000 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स। ठीक है प्राइमरी कॉइल्स के टर्न्स आपको दे दिए हैं। फिर बोल रहे हैं इनपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 200, मतलब वोल्टेज दे दिया है प्राइमरी का कितना भाई 200, प्राइमरी में इनपुट होता है ना। फिर पूछ रहे हैं देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, पूछ रहे हैं कितनी होगी। अगर आपके पास वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है 6 वोल्ट्स का तो आप टर्न्स रेशियो लगा लें, NS/NP इक्वल्स VS/VP। इसको आप यूज करके कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा आपके पास। कर लेते हैं जल्दी से। NS आपको कैलकुलेट करना है, NP की वैल्यू आप वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। VS की वैल्यू है, मतलब V सेकेंडरी की आउटपुट की है 6/VP की वैल्यू है 200, मल्टीप्लाई कर दे 1000 से, 5 6 5 30, ये आंसर आ गया। Moving coil galvanometer, a soft iron core in the concave shape of the poles of a magnet helps to make the magnetic field और मैग्नेटिक लाइंस। अच्छा ये कॉन्केव शेप किस लिए होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करने के लिए होता है और उसे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए होता है। अगर आप गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको एक कॉन्केव मैग्नेट्स नजर आएंगे। ठीक है मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बुक्स में यूजुअली बना होता है। तो फील्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा ये रेडिकल नहीं है, ठीक है रेडिकल नहीं है, ये रेडियल है। ठीक है रेडियल है, इस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। Maximum intensity of wavelength of a black body spectrum at 2898 Kelvin will be, अच्छा ये कांस्टेंट आपको दिया हुआ है इन्होंने, इसका एक फॉर्मूला पंजाब बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ निकालनी है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी होती है, बट यहाँ इन्होंने गिवन है 2898 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तब इसी फॉर्मूला में कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर प्लेस करेंगे, यहाँ ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पर 2.898 डिवाइड बाय 2898 क्या करेंगे भाई 1 2 3 डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, ये हो गया 2898 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ कितने प्लेसेस शिफ्ट किया 3, राइट हैंड साइड पे जितने प्लेसेस शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी उतनी ही प्लेसेस के नंबर के इक्वल हो जाएगी बट नेगेटिव साइन के साथ, और इसी नंबर से डिवाइड हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये 10⁻³ मीटर आ गया, बट ये आंसर तो है ही नहीं मिली, इसका मतलब होता है 1 मिलीमीटर, बट मिलीमीटर तो नहीं है, 100 माइक्रोमीटर्स तो है ना, इसको माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट कर लें। ओ सॉरी 100 नहीं
हाँ हाँ ठीक है, इसको माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट कर लें। तो माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर आप 100 या बल्कि नहीं, हाँ 100 लगा लें, 1 रेज़ टू द पावर ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, ये कांस्टेंट आपको जो दिया हुआ है ये है, यहाँ -3 भी है, तो -3 -6 हो जाएगा, 1 रेज़ टू द पावर ऑफ -6 हो गई है, सॉरी ये 1 माइक्रोमीटर आंसर है इसका, 1 रेज़ टू द पावर -6 का मतलब माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ये दोबारा बता देता हूँ, बेसिकली यही किया मैंने कि 2.898 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 जो कि कांस्टेंट है, इसे डिवाइड कर दिया 2898 से, तो इसका डेसिमल जब मैंने 3 डिजिट्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो इसकी वैल्यू में उतने ही डिजिट्स मैंने माइनस कर लिए, मतलब 3 माइनस कर लिए, तो 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6 बन गया, 1 रेज़ टू द पावर ऑफ -6 जो कि 1 माइक्रोमीटर है। फिर 83 देख लेते हैं, मैन स्विम्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 1.5 मीटर्स पर सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिंग फोर्स इज 110 न्यूटन, देन द पावर डेवलप्ड बाय द स्विमर विल बी। अच्छा, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक टर्म आपने याद रखनी है, वेलोसिटी को कांस्टेंट होना जरूरी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, फोर्स की वैल्यू क्या है भाई 110, वेलोसिटी की वैल्यू 1.5, मल्टीप्लाई कर ले आंसर आ जाएगा, कर लेते हैं। अच्छा भाई 110 की जगह मैं इसे सिर्फ 11 करके 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, एक ही बात है ना, 10 का जो जीरो होगा वो इसे वन साइड 1 डिजिट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करा देगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 165 आंसर आ गया। अच्छी, car of mass 100 kg has a power generated of 500 watts. Minimum time required for the car to accelerate from rest to 60 meters per second. अच्छा भाई, रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 60 meters per second है, पूछ रहे टाइम कितना होगा। अच्छा, इसके लिए आपको क्या चीज चाहिए भाई, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं है गिवन। कोई ऐसा फॉर्मूला था जिसमें एक्सेलरेशन नहीं थी? हाँ था, लेकिन उसमें डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड थी, डिस्टेंस भी नहीं गिवन। अब क्या करें, पावर गिवन है, मास गिवन है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का फॉर्मूला ma एस अपॉन टाइम। अच्छा, ma एस अपॉन टाइम कर लेना, इस टाइम को सब्जेक्ट बना लें, बना लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू ma एस अपॉन पावर हो गया, मास की वैल्यू कितनी है भाई 100, पावर की वैल्यू 500 मल्टीप्लाइड बाई as, 0 0 कैंसिल, टाइम की वैल्यू as अपॉन 5, as अपॉन 5 आपकी टाइम की वैल्यू आ गई। as की वैल्यू क्या होगी भाई 5t, ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन को ऐसी लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as अगर मैं लगाऊं, इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली, u की वैल्यू तो 0 ही है ना, as आ रहा है इनमें, as आ रहा है, इस as को मैं यहाँ पर उठा के प्लग इन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू 0 रखूंगा, 2as की जगह मैं 5t रखूंगा, एंड v स्क्वायर, v की जगह जो है ना ये फाइनल वेलोसिटी रखनी है। ठीक है, 60 स्क्वायर। अब इसमें टाइम की वैल्यू आप निकाल लें, तो बेसिकली ये हो जाएगा, ये 3600 है, इसको डिवाइड कर दें आप 2 5 10 से, टाइम आ जाएगा आपके पास 360 सेकेंड्स। अच्छा, इस टाइप का एमसीक्यू जो कि इतनी लंबी वर्किंग आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन वाला है, इसको हमेशा एंड में किया करें। ठीक है, क्योंकि पेपर के दौरान वैसे ही एग्जाम स्ट्रेस इतना होता है कि बंदे से फिर वो आसान एमसीक्यू नहीं हो रहे होते, तो इस टाइप के एमसीक्यू जिसके लिए थोड़ा सोचना होता है तो उसको आप हो सकता है जल्दी में गलत कर लें, और गलत आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि EQ के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, if the sound frequency f is produced by an ambulance moving with half the velocity of the sound, then the frequency detected by the person moving with a velocity of 1/10 of sound towards the source will be। Doppler effect का क्वेश्चन आ गया, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर और सोर्स की वेलोसिटी नीचे, प्लस माइनस होती है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, राइट, या मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो ऊपर जो है मैं क्या लगा दूंगा, ऊपर में प्लस लगा दूंगा और नीचे में माइनस लगा दूंगा, क्योंकि ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि मुझे, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी आए, तो ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस से मुझे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि द लार्जर द डिनोमिनेटर द लार्जर द वैल्यू ऑफ f प्राइम, द स्मॉलर द न्यूमिनेटर
The larger the value of f prime, the smaller the denominator, the larger the value of f prime still. तो अब इस v की वैल्यू की जगह तो v रख देते हैं प्लस v ऑब्जर्वर की क्या है 1/10 टाइम्स v. इसको डिवाइड कर दें किससे भाई v माइनस वी एस से. vs की वेलोसिटी क्या है भाई फ्रीक्वेंसी सोर्स की 1/s. ठीक है, और इस पूरी चीज को हमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे f से. अब इन दोनों को सॉल्व करें पहले. ये हो जाएगा 10 प्लस ये 11v हो जाएगा. डिवाइड साइन को एज इट इज छोड़ें, अंदर सॉल्व करें, ये तो हो जाएगा आपका v/2. ठीक है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. अब डिवाइड को आप हटाएंगे, मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/v. v से v कैंसिल, 2 से 5 कैंसिल. आंसर क्या आ गया 2.2 टाइम्स f. 11/5 2.2 होता है, राइट. डी आंसर है. अच्छा 86 स्किप कर लेते हैं. 86 में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है, ठीक है, ये हो नहीं रहा था बिल्कुल भी. 87, the ratio of the number of neutrons present at the beginning of the generation of a number present. अच्छा 86 में बेसिकली एफिशिएंसी पूछी हुई है. एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस q2/q1 या फिर 1 माइनस t2/t1. ठीक है, कार्नो इंजन का. The ratio of the number of neutrons present at the beginning of generation of the number of present at the beginning of the next generation is called the multiplication factor of the nuclear reactor K. Operation of the nuclear reactor is said to be critical if the multiplication factor is. अच्छा ये critical का पूछा हुआ, ये तभी होता है जब 1 होती है. ठीक है, ये बुक की लाइन है. According to the definition of the current, the concept of quantization of charge I is equal to q/t and q is equal to ne, where current carried by a wire is 3.2 amperes. Calculate the number of electrons that are passing in each second. अच्छा भाई each second मतलब टाइम की वैल्यू क्या डाल दी इन्होंने 1 सेकेंड. Q क्या आ जाएगा भाई, Q इज इक्वल टू 3.2 कूलम आ जाएगा जब टाइम की वैल्यू क्या होगी भाई सेकंड 1 सेकंड. अब 3.2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n की वैल्यू पूछिए. सो n e इक्वल्स टू 3.2. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है भाई 1.6 रेज़ टू द पावर ऑफ -19 कूलम इक्वल्स 3.2. n को सब्जेक्ट बना लें, इसको डिवाइड कर दें. 1.6 रेज़ टू द पावर ऑफ -19, 1.6 1 जा 1.6 2 जा, -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 19 आंसर है. By which of the following parameters is the stability of the nucleus judged? अच्छा काफी स्टूडेंट्स यहाँ बाइंडिंग एनर्जी मार्क कर लेंगे. नहीं, बाइंडिंग एनर्जी आंसर नहीं है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, उसे कहते हैं बाइंडिंग फ्रैक्शन. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी per nucleon determines the stability. Then in the given circuit over here, if the current through the circuit is 5 ampere, what will be the potential difference from point A to point B? अच्छा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लूँ point B तक, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सर्किट का पूछ रहे हैं. पहले तो ये बताएं, दो रेजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी भाई. भाई रेजिस्टर जब भी पैरेलल में होते हैं और सेम होते हैं तो बस उनको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टर्स से. ठीक है, एक रेजिस्टर की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर देते हैं तो 5 ओम आ गया. 5 ओम प्लस 5 ओम 10 ओम हो गया. टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई भाई 10 ओम हो गई. 5 ओम प्लस 5 ओम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनको अगर आप रिप्लेस करके एक 5 ओम का रेजिस्टर लगाएंगे तो वो इस 5 ओम के रेजिस्टर के सीरीज में लगा हुआ है. ठीक है, 5 ओम प्लस 5 ओम कितना हो गया भाई 10 ओम हो गया. टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया. टोटल करंट कितना आ रहा है 5 एम्पियर आ रहा है. वोल्टेज निकालने V इज इक्वल टू IR होता है. 5 इंटू 5 क्या हो गया भाई, सॉरी 5 इंटू 10 क्या हो गया भाई 50 वोल्ट्स. ठीक है, 10 इसलिए क्योंकि R की वैल्यू 10 है. एंड दैट्स इट. फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया आपका. थैंक यू सो मच गाइस, गुड लक, मेहनत करते रहना.